Hello everyone. So the chapter we are going to start today is understanding elementary shapes. We will discuss some of the most important things in this chapter. See different kind of shapes and measurement. Okay, this is the thing we are going to discuss in this chapter, mainly about measurement of lines, angles. है ना, these are the things we will discuss, and different kind of shapes also we will discuss. So first, how can we measure a line? Suppose I am giving two lines to you, A, B, and the second one I am giving you as C, D. Okay, suppose these are the line. I am talking about measurement of lines. पहले मैं बात कर लेता हूँ measurement of lines के बारे में. See, वी आर हैविंग थ्री मेथड्स. तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए. वन इज बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन. हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशंस, मतलब खाली ऑब्जर्व करके. ऑब्जर्वेशन मीन्स सिर्फ देख के. कि मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि कौन सी लाइन बड़ी है, तो तुम कहोगे सर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, या फिर सी डी इज स्मॉलर देन ए बी, है ना. तो तुम ऐसे बता सकते हो. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट मेथड. दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब सिर्फ देख के. तुम कुछ नहीं कर रहे, देखो तुम कोई स्केल यूज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस देख के तुम क्या बता रहे हो कि कौन सी लाइन बड़ी है या छोटी है. दैट इज कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. देन द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज व्हाट, यू कैन ट्रेस. कैसे? तुम क्या करोगे, एक लाइन, जितनी ये लाइन ना, इसको तुम ऐसे ट्रेसिंग करते हैं ना पेपर की, भाई मैं इसके ऊपर, मैं इस लाइन को इसके ऊपर रख के देख लेता हूँ, है ना. तो वो मेथड होता है ट्रेसिंग. या फिर एक ट्रेस पेपर यूज कर सकते हो. इसके ऊपर तुमने एक ट्रेस पेपर रखा, उस पर लाइन ड्रॉ की, उसको इससे मैच करके देखना कि कौन सी बड़ी है या छोटी. तो ट्रेसिंग कर सकते हो. ठीक है. द थर्ड थिंग यू कैन डू इज बाय यूजिंग रूलर. यू ऑल नो योर स्केल, है ना. योर रूलर इज देयर, योर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. यू कैन मेजर कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है और सी डी मान लो 3 सेंटीमीटर है. तो तुम लोगों को देखो उससे तो आसानी से पता लगता है. व्हेन यू आर यूजिंग अ रूलर ना, यू विल बी ईजली आइडेंटिफाइंग दिस थिंग. बहुत ईजिली पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सी लाइन छोटी है ना. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेजर. अब एक चीज़ आती है कि जब हम इन तीनों मेथड्स को यूज करते हैं, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग या यूजिंग रूलर, इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है और कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें ज़्यादातर यूज करना चाहिए? सी, यूजिंग रूलर इज द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड. सबसे अच्छा मेथड है ये यूजिंग रूलर. अगर रूलर से कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो अगर मैंने दो लाइंस बनाई, एक लाइन ए बी है और एक और लाइन बना दी मैंने पी क्यू. अब देखो मैं कहूँ कि ए बी और पी क्यू में से कौन सा बड़ा है, कौन सी लाइन छोटी है, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई? क्या तुम बता पाओगे इसको बिना स्केल यूज किए? नो. क्योंकि देखो थोड़ा सा तुम लोगों को दिख भी रहा होगा कि सेम है, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस हो. ऐसा भी तो हो सकता है ये 5.1 हो, ये 5.2 हो, है ना. तो बाय ऑब्जर्वेशन हम जो है ना एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, यू विल से that for two almost similar lines we are not able to identify ना. दो अगर बहुत ही सेम सी लाइन होगी वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ट्रेसिंग में क्या होता है, ट्रेसिंग का भी एक डिसएडवांटेज है, इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है ना. इट टुक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है. बट यूजिंग रूलर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड. तो रूलर यूज करके तुम लोग इजिली बता सकते हो कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है. यू ऑल नो अबाउट हाउ टू मेजर विद अ रूलर. ऐसे करके जब तुम मेजर करते हो ना, दैट इज हाउ यू विल यूज अ रूलर. ओके. देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. अब हमने ना लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट एंगल्स. हाँ, एंगल्स हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ द एंगल्स. ओके. तो वो टॉपिक था. अब हम यहाँ पे वही कि दो एंगल, दो लाइंस को अगर हम, या दो रेज को, ठीक है, दो रेज अगर एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं तो एक एंगल बनता है. दिस इज़ द एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट टॉपिक. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की. वन इज राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल.
अच्छा देखो, तुम सबको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस के बारे में, इन सब के बारे में पता होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब डायरेक्शंस। सो अगर देखो मैं डायरेक्शंस बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना ठीक है, जो वीडियो रिपीट कर लेना वरना। नॉर्थ साउथ ईस्ट west, I'm talking about directions. You must have discussed this thing with your social science teacher, so है ना, so that is the thing, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शंस होती हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम इस चीज़ को। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं डायरेक्शंस ऐसे लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री जो एक एंगल बनता है, जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, ये सब कितने हैं? ये सब कहलाते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल देख लो, राइट एंगल कैसा होता है? राइट एंगल हमेशा इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो ये जो एंगल्स है ना, देख लो ये सब क्या है? 90 डिग्री, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? राइट एंगल्स। इनको क्या बोला जाता है? राइट एंगल्स। यहाँ पे देखो हमारे पास कितने राइट एंगल्स हैं? 1 2 3 4, 4 राइट एंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर देखो मैं नॉर्थ से ईस्ट पे जा रहा हूँ, मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ? नॉर्थ से ईस्ट पे। तो मेरे पास कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं बीच में? नॉर्थ से ईस्ट तक जाने में 1 राइट एंगल। कितने राइट एंगल आ रहे हैं? 1। लेकिन अगर मैं नॉर्थ से साउथ तक जा रहा हूँ डायरेक्ट, देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ से साउथ, आई एम मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कितने राइट एंगल्स आते हैं? 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स नॉर्थ से साउथ। अच्छा अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूँ, अब तुम कहोगे कि सर नॉर्थ से वेस्ट तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो या फिर ऐसे जा रहे हो, है ना। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई बताओ मैं नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट आई एम मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। अब मैं नॉर्थ से वेस्ट, मैं हो सकता है ऐसे चला गया तो एक ही राइट एंगल आएगा, और अगर मैं ऐसे घूम के गया तो 1 2 3 3 राइट एंगल्स आएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तुम सबने क्लॉक तो देखी ही होगी, वॉल क्लॉक। अब वॉल क्लॉक में जो ये हमारे हैंड्स होते हैं, ये सुइयाँ जो होती हैं, आवर हैंड, मिनट्स हैंड, दीज आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। कैसे मूव करती हैं? दीज ऑलवेज मूव्स लाइक दिस, इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, ऐसे चलती है घड़ी। देखो पहले यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो कैसे चल रही है वो? इस तरह से। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे मूव कर रही है, दिख रहा है ना कैसे मैं बता रहा हूँ? इफ़ एनी थिंग इज मूविंग लाइक इन दिस ऑर्डर, दैट मीन्स इट इज वट? इट इज नोन एज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इफ एनीथिंग इज मूविंग इन द ऑर्डर ऑफ आवर हैंड या मिनट हैंड, जो हमारी घड़ी के हिसाब से कोई चीज़ घूम रही है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज। देखो वॉल क्लॉक सबको पता है, जब हमारी जो घड़ी होती है ऐसे, उसमें पहले अगर कोई सुई यहाँ पे है तो वो मूव करके ऐसे आएगी, फिर मूव करेगी वो ऐसे आएगी। तो देखो ये क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम उसके उल्टा चलना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। उसको क्या बोलते हैं फिर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझो कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या हुआ? अगर हम ऐसे, मतलब मैं इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ऐसे, नॉर्थ से ईस्ट ऐसे, देख लो ये क्लॉक, मैं क्योंकि घड़ी इस तरफ जाती है, फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता तो मैं उल्टा ऐसे, है ना, तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, वो क्या हो गया है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। अच्छा अब मैं वही अपने रिपीट करते हैं। अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूँ, कैसे? मैं लिख रहा हूँ कि आई एम मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, बट दिस टाइम आई एम मूविंग एज क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा हूँ मैं? क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू वेस्ट बट क्लॉकवाइज। तो कितने राइट एंगल्स आएंगे? ओके, राइट दिस आंसर इन चैट बॉक्स। ये वाला आंसर ना चैट बॉक्स में लिखना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट
क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ टू वेस्ट क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, देन हाउ मैनी राइट एंगल्स विल बी देयर, देन हाउ मैनी राइट एंगल्स, हाउ मैनी राइट एंगल्स, तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है, ये बताना है तुम्हें। हाउ मैनी राइट एंगल्स विल बी देयर इफ वी आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट में जा रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर हमारे कभी भी दो राइट एंगल एक साथ बनते हैं, देखो दो राइट एंगल एक साथ, जैसे मैं नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ पे, तो ये तो देखो ना स्ट्रेट ही हो गया है, नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्थ से साउथ, देखो नॉर्थ से ईस्ट गया तो वन राइट एंगल, लेकिन नॉर्थ से साउथ गया तो कितने आए, टू राइट एंगल्स ना। तो जब टू राइट एंगल्स ऐसे कंबाइन बन जाते हैं, कोई स्ट्रेट सिचुएशन आ जाती है, कैसी सिचुएशन आ जाती है, स्ट्रेट, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल होता कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का होता है ये स्ट्रेट एंगल, ये होता है 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। और जब राइट एंगल की बात करते हैं तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये देखो ना 90, और जब 90 प्लस 90, 90 क्रॉस करके तभी तो हम नॉर्थ से साउथ आए हैं, तो वो कितना हो जाता है टोटल, टोटल हो जाता है 180 डिग्री। सो ये होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं चेक करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूम के फिर से नॉर्थ पे आ गया, देखो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे घूम के और फिर से यहीं पे आ गया, तो अब मैंने कितना एंगल कवर किए, मैंने किए 4 राइट एंगल्स, मैं लिख सकता हूँ कि मैंने 4 राइट एंगल्स कवर किए, 4 राइट एंगल्स, क्योंकि देखो ना एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स। या फिर मैं ये भी लिख सकता था कि मैंने कितने स्ट्रेट एंगल क्रॉस किए हैं, अगर मैं नॉर्थ से पूरा घूम के दोबारा नॉर्थ पे, देखो 180 180, तो 2 स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकता था मैं, बट आई कैन राइट 2 स्ट्रेट एंगल्स, है ना, दिस थिंग ऑल्सो आई कैन राइट, either I can write 4 right angles, either I can write 2 straight angle, but एक चीज़ देखो ये कितना राउंड हुआ है, 1 कंप्लीट राउंड, तो हम इसको कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं। कंप्लीट एंगल कब होता है, कंप्लीट एंगल कब होता है, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड वी आर एंडिंग टू नॉर्थ, देखो स्टार्ट भी नॉर्थ से किया, एंड भी नॉर्थ पे किया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना है हमारा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये ध्यान रखना, देखो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नीड टू रिमेंबर, इनको ध्यान रखना है, ओके, डोंट फॉरगेट। सो नाउ लेट्स मूव एंड प्लीज़ ट्राई टू वॉच द वीडियो ऑन रिपीटेड मोड, उसको बार बार देखते रहो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, मैं एक ना क्लॉक बनाता हूँ यहाँ पे क्लॉक में होता है 12, एक क्लॉक मैंने बनाई है, देखो यहाँ पे क्लॉक पे क्या होता है 12, यहाँ पे क्या होता है 3, यहाँ पे क्या होता है 6 9, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको टोटल पार्ट्स कर देता हूँ इसके, मैं एक बार, हाउ मैनी टोटल पार्ट्स आर देयर, कितने टोटल पार्ट्स हो गए, 4, है ना, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4। अच्छा देखो इन 4 पार्ट्स को, देखो ध्यान से सुनना, पूरी बात को ना अच्छे से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल पार्ट्स हो गए 4, है ना, 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स मिलके कितना एंगल बना रहे हैं, टोटल कितना एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट, देखो ना टोटल एंगल कितना बना रहे हैं, कंप्लीट 360 डिग्री, 4 पार्ट्स 360 डिग्री एंगल बना रहे हैं कंप्लीट। तो और एक पार्ट कितना एंगल बना रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट की बात करें तो 1 पार्ट कितना एंगल बना रहे हैं, 1 पार्ट बना रहे हैं 90 डिग्री। 2 पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट्स कितने एंगल बना रहे हैं, देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री, है ना। 2 पार्ट्स कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो इससे समझना क्या है, व्हाट यू हैव टू गो गेट फ्रॉम हियर,
इफ वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रैक्शंस, अगर मैं देखो इनको फ्रैक्शन में भी तो बोल सकता हूँ। ये वाला जो पार्ट है जो 12 से 3 का, 12 टू 3, ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट है, ये टोटल टोटल कितने पार्ट्स हैं? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं, फ्रैक्शन में कौन सा पार्ट लिख रहा हूं मैं फ्रैक्शन में? दिस वन, 12 से 3 का ये वाला पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। टोटल देखो कितने पार्ट हैं, टोटल टोटल पार्ट है हमारे पास 4, 1 2 3 4, और ये उनमें से कितना पार्ट है? 1। तो 1/4 फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगा इसको, मैं क्या लिखूंगा? 1/4। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूं तो अब ये देखो कितना हो गया है, पूरे पार्ट का कितना पार्ट है इधर वाला? 1/2। कितना पार्ट है? 1/2, है ना। अच्छा देखो, जब हमारा 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट के लिए 1/4 पार्ट कितना था? बस ये वाला, है ना, ये वाला जो पार्ट था ना 12 से लेके 3 तक का 1/4 पार्ट। अगर कभी 1/4 पार्ट दिया हुआ है तो कितना एंगल ड्रॉ करना पड़ता है? 90 डिग्री। समझ रहे हो? 1/4 पार्ट के लिए कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। या फिर कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं? 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल भी बोल सकते हैं। 1/4 पार्ट 90 डिग्री या 1 राइट एंगल। और अगर 1/2 पार्ट होता है, 1/2 पार्ट, देखो मैंने 1/2 बोला है, तो 1/2 कब होता है? देखो ये पूरा इंक्लूड हो गया है, तो 1/2 पार्ट कितना हो गया है? 1/2 क्यों लिखा है? अच्छा मैंने इसको, क्योंकि ये दो पार्ट, देखो इस बार मैं दो पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो टोटल कितने थे? 4। तो 2 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4। देखो टोटल 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड हैं? 2। सो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा, तो 1/2 पार्ट आ गया ना। तो 1/2 पार्ट कितना होता है? 180 डिग्री। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 राइट एंगल। हम 2 राइट एंगल भी तो बोल सकते हैं जब 180 डिग्री होता है। और या फिर उसको क्या बोलेंगे? 2 राइट एंगल नहीं बोलेंगे तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अच्छा अगर 3/4 पार्ट, मैं 3 पार्ट्स को शेड कर रहा हूँ, अब देखो 1 2, और मैंने इसको भी शेड कर दिया। अगर 3/4 पार्ट होगा तो 3/4 पार्ट होगा तो कितने डिग्री होगा? ये हो जाता है देखो 90 + 90 + 90, 270 डिग्री। और कितने राइट एंगल्स बन जाते हैं? 3 राइट एंगल्स। कितने एंगल्स बने? 3 राइट एंगल्स। ये बनता है 3/4 पार्ट, जब हम इसका क्या ले रहे हैं? 3/4 पार्ट। ओके, अब ये चेक कैसे करना है? ये देखो ये क्लॉक में यूज होता है, और कैसे यूज होता है देखो। अगर ये कह रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9? देखो अब मैं ना एक क्लॉक बना रहा हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा अब ये देखो, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर एक और हैंड 3 पे थी, पहले कहाँ पे थी? 3 पे, और वो 3 से मूव करके अगर 9 पे चली गई तो कितना फ्रैक्शन कवर किया उसने? मैंने अभी बताया था, देखो 3 से मूव करके 9 पे चली गई, कितना डिग्री एंगल कवर हो रहा है? 180। स्ट्रेट एंगल कवर हो रहा है ना। देखो कहाँ से मूव कर रही है? 3 से 9 पे, देखो स्ट्रेट। और स्ट्रेट एंगल के लिए फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो तुम क्या लिखोगे? फ्रैक्शन विल बी 1/2। कब? जब 3 से 9 पे, कहाँ से कहाँ पे जा रही है? 3 से 9 पे। अच्छा अगर 4 से 7 पे जा रही है, देखो पहले 4 पे थी मान लो, अगला क्वेश्चन है ये, अगर पहले 4 पे थी और 4 से कहाँ आ गई, अब वो 7 पे, 4 से 7 पे आ गई, तो कितना फ्रैक्शन कवर हुआ? देखो सिर्फ कितना एंगल कवर हो रहा है? 90। और 90 डिग्री एंगल कवर होने के बाद अगर 4 to 7, 4 to 7 वाले के लिए क्या लिखेंगे हम? 4 to 7 वाले के लिए लिखेंगे 1 राइट एंगल या फिर 1/4, 1/4 फ्रैक्शन 4 to 7। ओके, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। अगर कोई 6 to 3 पे बताओ, 6 to
3, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है 6 to 3, पहले 6 पे थी, फिर यहाँ से ऐसे घूमते घूमते वो पहुँच गई 3 पे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम 6 to 3, तो कितना होगा? ओके, सो ट्राई टू लिसन दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, इन चीज़ों को ध्यान से समझ के और ये सारी चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है।